अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। और मिड डे शो के नाजरीन को बहुत बहुत खुशियों भरा नया साल मुबारक हो। दुआ है हमारी सारी टीम की जानिब से कि आपका जो ये साल आगे आने वाला जो है पूरे वक्तों का वो अमन और शांति का गहवारा हो, और जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसे कह सकते हैं हम, और हमारे इर्द गिर्द की जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो सारी छू मंतर हो जाएं, निकल जाएं, और हम जो हैं वो खुशी खुशी अमन के साथ रह सकें। यही वही दुआ है जो कि मैं अपने पूरी कौम को पाकिस्तान के हवाले से भी देना चाहूँगी कि या अल्लाह अमन का गहवारा हो और अमन शांति हो, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, इस्तेहकाम आ जाए, हम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें और स्टेबिलिटी हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सियासी हम लोगों की ये गहमा गहमी है वो पुरसकून हो जाए, हम सुकून से आगे तरक्की कर सकें, बढ़ सकें, कुछ कर सकें और अपना नाम आगे बढ़ा सकें। और अमन जो है ना, जहाँ जिसे कहते हैं मेंटल पीस, वो होना बहुत ज़रूरी है हर एक की ज़िंदगी में। उसी तरीके से आपके मुल्क में भी आपको जो अमन और शांति होना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए बड़ा ज़रूरी है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सुकून वाली जो कहते हैं ना, सुकून.com वाली ज़िंदगी सबको ही अच्छी लगती है। दुआएं हैं हमारी। और अब इस नए साल में हम अपना नया जो है प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्या क्या होगा वो आप तक पहुंचाएंगे, यानी 1 बजे तक की सारी डेवलपमेंट जो हैं आप तक हम पहुंचाने के लिए आए हैं। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर, हमेशा से मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और व्यूवर्स को नया साल का दूसरा दिन मुबारक हो। और जैसे आपने सबको विश किया, मैं भी चाहूँगा कि क़ारीन जो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस साल में उनको जो है खुशियाँ नसीब हों, और पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं, जिस गर्दाब में इस वक्त पाकिस्तान गिरा हुआ है, अल्लाह करे कि हम लोग इसमें से निकल पाएँ और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। 75 साल हो गए और पाकिस्तान के अवाम के दुखों का बदावा किसी ने नहीं किया, उनके दुखों के ऊपर पहा किसी ने नहीं रखा। और आई होप और दुआ भी यही है हम सब की कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी ज़िंदगियां आसान हो और पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं उनसे पाकिस्तान को निजात मिले। आमीन आमीन। सुभान। जी लबीबा बताइए। एग्जैक्टली हम स्टार्ट करते हैं अब कि 1 बजे तक क्या कुछ हो चुका है और आगे आने वाले वक्तों में, यानी कि आगे आने वाले अपने इस दिन में पूरा क्या कुछ होगा, हो सकता है। जो मुझे तशवीश लाहक है काशिफ साहब, वो ये कि दहशतगर्दी की जो लहर है ना, वो जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और उसके ऊपर नाजरीन काम करने का सबसे ज़्यादा इस टाइम पर, इस वक्त में ना, सबसे पहले उसको पकड़ने, उसी जड़ को पकड़ने की। पिछले दिनों में देखा था कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई था, फिर वो है अपना सर जो है ऊपर पनप रही है, निकाल रही है, और अब वो वही चीज़ें सारी सिलसिले स्टार्ट हो गए हैं। उसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कैसे निपटा जाए इससे, उसका कौमी सलामती का इजलास पहले भी बुलाया था और अब फिर इजलास आज भी बुलाया है, उसके ऊपर भी हम बात करते चलेंगे। और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जैसे उन्होंने ज़ेर गौर आएगी और भी अहम अमूर जो है उस बारे में बात करेंगे। उसी के बारे में बात कर रही हूँ सर कि वो है, पहले भी ये इजलास बुलाया गया था, सिविल अस्करी क़यादत ने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की थी, किस तरीके से इस सारी सिलसिले को मतलब किस तरह से निपटा जाए और किस तरह दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जाए। बहुत से पॉइंट्स सामने आए थे, इसकी फिर ज़रूरत पड़ी है, और आज फिर वज़ीर आज़म की जानिब से उनकी ज़ेर सदारत ये कौमी असम्बली इजलास जो है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है उसको दोबारा बुलाया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे आगे। और वही ट्वीट्स का मामला, मुतनाज़ ट्वीट्स का मामला, आज़म सवाती वहीं के वहीं बेचारे लटके हुए हैं, और उस तरह ही उनके जो बेटे हैं वही बस उनके लिए जो कर रहे हैं, फैसला महफूज हो गया। उनका जो एक पॉइंट आगे बढ़ा है कि उसको जो फैसला है ज़मानत के हवाले से जो बात हो रही थी उसके वो महफूज कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एग्जैक्टली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उस हवाले से भी बात करेंगे हम। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन का जो के ऊपर जो सर जी आया है ना, मैं कहती हूँ बम फटा था और उन्होंने नहीं करवा सके थे वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस। वो सर बाहर निकले हैं लोग वोट करने के लिए, दरवाजे बंद हैं। इस पे पहले बात करेंगे हम कि दहशतगर्दी पे, मेरे ख्याल से इस सारों की एक दफ़ा हम लोग बात कर लें, उसके बाद फिर हम सारे, हाँ मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग बात करने चलेंगे। सर मैं वही आपसे बात करने जा रही थी कि लोग निकले तो थे, लेकिन ये कि मसला ये सिर्फ ये था कि उस तरह से कंटेम्प्ट हो चुकी है।
तौहीन अदालत हो चुकी है, तौहीन अदालत क्योंकि 31 को उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, जी नहीं किया। देखिए आगे क्या बनता है, के ऊपर के आगे क्या इन शिकनी के ऊपर क्या किया जा सकता है, कंटेम्प्ट प्रोसेस। मैं आपसे आगे अपने शो में बात करना चाहूंगी। जल्दी जल्दी से आपको बताती चलूं कि जनाब MQM ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी है। जो मुआहिदा किया गया था वो मुआहिदा पूरा नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी और जो MQM है वो आमने सामने आने लगे। और कुछ ज्योतिषियों के हवाले से अगर मैं बात करती चलूँ तो उन्होंने ये ना वो क्या कहते हैं अपनी वो की फोरकास्ट की हुई है कि 4 जनवरी के बाद ना आपस में सभी लड़ना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, क्योंकि वैसे लग रहा है कुछ सर अलग-अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब यूं आपको पता है इंतखाबात सामने आते हैं, इलेक्शन ईयर आ गया, बड़ी अच्छी बात की एग्जैक्टली आएंगे तो अब हर एक ने अपने घोड़े तो दौड़ाने ही है ना, कौन कौन क्या किसके साथ जुड़ के बैठेगा। हालांकि इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ के देख लिया ना। एग्जैक्टली, हालांकि इस टाइम पर हमारे पाकिस्तान को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। वो कभी बैठे भी नहीं है, बैठे नहीं है, अपने अपने मुफाद की बात है ना सर। मसला तो ये है। तो सर हमारे साथ इरशाद आरिफ साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वार्म वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। इरशाद अहमद आरिफ साहब, काशिफ बशीर खान बोल रहा हूँ। दहशतगर्दी की जो नई लहर है इस वक्त, उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हो रहा है। सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी, मुख्तलिफ तजावीज़ पर फैसले कह रहे हैं कि जी मुतवक्के हैं। हाउ डू यू सी इट, आपका टेक चाहूँगा मैं। देखिए, बात यह है कि ये दहशतगर्दी के हवाले से हम जब तक एक ही पॉलिसी पर कारबंद नहीं रहेंगे और वक्तन फवक्तन हम अपना मौक़ा भी बदलते रहेंगे, अंदाज़े कार भी बदलते रहेंगे, सियासी मसलहतों को भी उसमें तरजीह देंगे, तो फिर यही होगा कि कभी अप्स कभी डाउन। जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ और उसके बाद फिर रद्दुल फसाद उसको आगे बढ़ाया गया, तो ये तय था कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। और उसमें जो बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि सिविल इदारे जिन्होंने हमेशा रहना है और हमेशा इस मामले को डील करना है, उनको मजबूत किया जाएगा। और जो इक़दामात करने हैं समाजी सतह पे, माशी सतह पे और सियासी सतह पे, उनको भी किसी सियासी मसलहत के बगैर बुरुए कार लाया जाएगा। लेकिन होता क्या है, होता यूँ है कि अभी पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। हमारी इंटेलिजेंस जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे सियासी काम लिया जाता है और यही दूसरी एजेंसीज का भी मामला है। तीसरा मामला जो सबसे बड़ा है कि हुकूमत की दिल जो है, एक हुकूमत जो है वो पूरी तवज्जो दे रही होती है, दूसरी हुकूमत की तवज्जो बिल्कुल तब्दील हो जाती है। यही हमारे जो दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, कंपोनेंट हैं, उनका भी यही मामला है। इरशाद अहमद आरिफ साहब, जो आपने बात की कि गवर्नमेंट चेंज के बाद इसमें ज़ाहिर शिद्दत आई है और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी इनके साथ जो अफगानिस्तान के साथ इनको तल्लुकात जो हैं इन्होंने ख़राब किए हैं, उसी का शाखसाना है जो है। तो आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं या आपका नुक्ता नज़र अलग है इससे? देखिए, इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र जो भी हो, ये हकीकत है कि पिछले 6, 7, 8 माह में हमारे तमाम इदारों की अव्वलीन तरजीह सियासी उखाड़ पे चल रही है। जो मामलात चल रहे थे अफगान तालिबान के और अफगान हुकूमत के ताउन से, उनसे तवज्जो हटा दी गई। उसके बाद एक सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद उधर से दूसरी साइड से ये शिकायत होना शुरू हो गई कि सीज फायर के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। अफगान हुकूमत के साथ भी हमारे मामला जो हैं अमेरिका के दबाव की वजह से अप्स डाउन का शिकार हैं और ये शिकायत मंजर आम पर आती रहती हैं। लेकिन उस सब से जो ज्यादा है वो ये है, जो इमरान खान भी बात करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत भी यही है कि जो आपने फाटा में फंड देने थे, फाटा की जो बिल्डिंग करनी थी उस पर आप तवज्जो नहीं देंगे, तो उनका जो मरकज रहा है, ये जो PTP है, वहाँ अगर अनरेस्ट पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी, इसराब पैदा होगा, शिकायत पैदा होंगी, तो उसका फायदा कौन उठाएगा? जाहिर बात है वही उठाएंगे। तो इसके अलावा जब आपके सारे जो हैं जो शुमाली इलाका जात के कबायली इलाके जात के लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए सारे दहशतगर्द तो नहीं है। तो उनको जो दहशतगर्द नहीं है या दहशतगर्दी मुलव्वस नहीं है, उनको अगर वापस लाना है आपने, तो उसके लिए फंड दरकार है।
आप अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनकी बहाली का काम नहीं करेंगे, तो उसका फायदा कौन उठाएगा? वही लोग उठाएंगे। राइट। इरशाद अहमद आरिफ साहब, उलझे हुए मामलात हैं, ऐसे उलझे हुए मामलात हैं जिनको सिर्फ ताकत के तौर पर आप हल नहीं कर सकते। नहीं हल कर सकते। मैं इसी तरफ आ रहा था। आप समझते हैं कि CIA राम मुसाद की जो एक ट्राइका है, जो बहुत अरसे से हमारे दर पे है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और उसके साथ जो पॉलिटिकल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इदारों की, सिविलियन इदारों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई गई, ये रोना तो 75 साल से है। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकली भी हमने लैग किया है, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जब दहशतगर्दी होती है तो आपके इनसाइडर्स की हेल्प के बगैर नहीं हो सकती है वो। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि CIA या मुसाद या ना भी हों, जब उनको मौका मिलेगा तो इससे फायदा उठाएंगे। इंडिया बिल्कुल फायदा उठाएगा। आप उस इलाके में जिनको आपने पाकिस्तान के साथ जिसका इल्हाक किया है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा इलाका है। फाटा की बात कर रहे हैं, शिकायत का तो, हाँ फाटा की बात कर रहा हूँ, उसकी शिकायत आपने दूर करनी है। आपने साबित करना है कि इल्हाक जो है अवाम के मफाद में है। सॉरी, मैं आपको कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ये क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने उनको जो है वो राइट दिया था। तो आप क्या समझते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट ने उनको फंड्स नहीं दिए? ये बाकायदा जो KP के गवर्नमेंट है वो मुसलसल चीख पुकार कर रही है कि हमारे फंड रोके हुए हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट भी शिकायत कर रही है कि हमारे 170 अरब के फंड रोके हुए हैं। भाई, जब एक इलाका, इतना वसी इलाका आपने इंतजाम किया है, तो उनको आपने अगर फंड नहीं देंगे तो वहाँ तामीराती काम कैसे होगा? वहाँ लोगों को रोजगार के मौके कैसे मुयसर रहेंगे? वहाँ सरमायाकारी नहीं अगर करेंगे तो लोगों का खाना पीना कैसे होगा? कारोबार कैसे होगा? डेवलपमेंट कैसे होगी? ये काम आप नहीं करेंगे तो बेचैनी पैदा होगी, और बेचैनी का फायदा जाहिर बात है वो जो वहाँ दहशतगर्द ज़हन रखने वाले लोग हैं वो भी उठाएंगे, और उनके पीछे जो है वो इंडिया है या कोई और है वो उठाने की कोशिश करेगा। तो इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल का हमें सामना है, और इसका जो डायरेक्ट जो है जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत पे ही पड़ती है। तो ये फिर जो अफेयर्स हैं किधर जा रहे हैं? क्योंकि अगर वफाकी गवर्नमेंट सूबों को साथ नहीं लेके जाएगी तो इंटर प्रोविंशियल जो हारमोनी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब भी शिकायत कर रहा है, KPK भी कर रहा है, तो ये मामला किधर को जाएंगे? देखें, ये मामला जाने कहाँ हैं, जा चुके हैं। इस वक्त आपके मईशत तबाह हो गई है। आपकी जो इंटर प्रोविंशियल हारमोनी थी उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये है कि दहशतगर्द जो और कानून शिकन अनासर जो हैं वो सर उठा रहे हैं, और हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। अल्लाह करे कि आज जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास खत्म हो तो बुनियादी नौयत के फैसले कर लिए जाएं, लेकिन ये फैसले जो हैं ये किसी सियासी बुनियाद पर ना हों, बल्कि सिर्फ कौमी बुनियाद पर और मुल्क के वसी तर मफाद में किए जाएं, और इसमें किसी किस्म की सियासी इन्वॉल्वमेंट होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। और उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ ऑपरेशन कर शुरू हुआ था, रद्दुल फसाद को आगे बढ़ाया गया था, उसी जज्बे के साथ ये दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ा भी जाए, लेकिन उसके असबाब पर भी गौर किया जाए कि ये बार बार क्यों हो रहा है, और हम वंस फॉर ऑल इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे। पिछले साल तो हमने 23 मार्च को जश्न मनाया था कि हमने दहशतगर्दी पर मुकम्मल काबू पा लिया। लेकिन इरशाद साहब, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर काम शुरू हो गया। जी इरशाद साहब, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके नज़र में क्या ऐसे लूप होल्स हैं जो जिनके तदारुक के लिए बेसिक जो हम लोगों को मतलब करने चाहिए पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। ये जो मसलन मुज़ाकरात शुरू हुए थे और उसमें फैसिलिटेटर के तौर पर अफगान गवर्नमेंट भी मौजूद थी, इसका जायजा लेने की जरूरत है कि ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए। आपने जब ये तय कर लिया, उनके कुछ लोग छोड़ भी दिए, तो उसके बाद आपने ये क्यों यकीनी नहीं बनाया कि जो लोग भी पाकिस्तान में दाखिल हों वो गैर मुसल्लह दाखिल हों, और उसके लिए तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए और किसी को भी हथियार उठाने की इजाज़त नहीं जाए। ये सारी चीज़ें तय क्यों नहीं? देखें, एक हथियार किसी के पास होना कोई जुर्म नहीं है, अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है सिक्योरिटी के लिए हो और हुकूमत की मंजूरी से हो, इजाजत से हो। लाइसेंसी असला जो है वो रखा जा सकता है, बुनियादी दहशतगर्दी के लिए ना हो, गैर कानूनी असला नहीं आना चाहिए।
आपने ये जरूरी करना है। दूसरा, रिहेबिलिटेशन का जो आपने काम करना था, उसके पास आप उसके लिए वसाइल फराहम करें। सूबाई हुकूमत को रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए और जिन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है उनकी निगरानी होनी चाहिए। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपकी बात ठीक है, एग्री करता हूं मैं, लेकिन ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 माह से रोज जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले अब मंशियात पकड़ रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है बड़े हाई लेवल के ऊपर, बावजूद इसके कि हो रही है फिर भी नहीं रोक रहे। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं रोक नहीं पाएंगे ना। तो आप इसको लिंक करते हैं इन हालात के साथ? और इसके साथ एक दूसरा आखिरी सवाल है आपसे, आप समझते हैं कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से जा चुका है? अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया था, लेकिन अफगानिस्तान से उसका असर रसूख खत्म करने के लिए हमने एक किरदार अदा करना था। हमने प्रॉक्सीज को खत्म करना था, पाकिस्तान में भी और वहां भी। लेकिन अगर हम खुद ही इस मामले में तजब्जब का शिकार हों और हमारे अंदर ही कुछ ऐसे लोग हों गुलामाना ज़हनियत के, जो कहते हों कि अमेरिका की मौजूदगी हर सूरत लाजिम है, ये बड़ी खराबी है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारी तरजीहात जो हैं वो बढ़ गई हैं। हमारी तरजीहात में नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, इसके मामले में कोई यकसुई नहीं है। उसका फायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं। तीसरा, आपने ये जो ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल है वो खा किसी भी शोबे में हो, उसके नतायज ये होते हैं कि ताकत अपना असर खो देती है, अपना रोब खो देती है। ताकत का एक रोब होता है, असलन ताकत कोई चीज नहीं है। रेट कायम की जाती है रियासत की, नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताकत का एक रोब दबदबा आप खत्म कर देंगे तो बचपन से सुनते हैं यूनिटी स्ट्रेंथ हो जाएगी। हमारी अंदर की यूनिटी नहीं है तो कि बाहर। मुझे आंसर दे दीजिए, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, वन लाइन आंसर दे दीजिए कि इस वक्त जो पोजीशन है इसमें वफाकी हुकूमत का रोल क्या देखते हैं और कितनी नाकामियां या कामयाबियां आपको नजर आती हैं? देखें, कामयाबी नाकामी का क्या है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, अपने 27 किलोमीटर से बाहर सूबे जिसके साथ नहीं खड़े हुए, तो उसकी मजबूरियों का भी तो आप अंदाजा करें ना। फॉरेन पॉलिसी को भी जरा एक लाइनर जरा मुझे बता दीजिए। फॉरेन पॉलिसी तो हमारे, हम कोई माने ना माने, हमने एक शिफ्ट लिया है बहुत बड़ा। हम फिर अमेरिका की गोद में जा रहे हैं। हम चीन और रूस को अमलन खैर बात कह रहे हैं। तो जियो पोलिटिकल हालात जो दुनिया के चल रहे हैं उस तनाजुर में ये सूरत हाल खतरनाक नहीं है पाकिस्तान के लिए? इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एक पिछले 30 साल 25 साल की जो मेहनत है सारी रह जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपने अमती टाइम दिया। अब देखें ना पोजीशन इस वक्त जो इनकी बात है, क्योंकि मुझे कहीं से गलत नहीं लगी इनकी बातें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें ना, आप सूबों को फंड नहीं दे रहे, फाटा को अलहदा किया गया, उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया, उनको फंड नहीं दे रहे। जब उनके अंदर अदम इस्तेकाम आएगा, वो भूखे मरेंगे, उनके जो आपके फंड्स मरकज ने देने वो नहीं देगा, तो आप बड़ा महला वो फिर आलाकार बनेंगे। उनकी रिश्तेदारियां भी उधर अफगानिस्तान में रिश्तेदारियां भी होंगी। लेकिन ये कितनी देर तक नहीं, मैं अमेरिका की बात करते हैं, हम अंडर प्रेशर रहेंगे। प्लस ठीक है, हमारे मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। देखें, बड़ी अफसोसनाक बात है कि 75 साल में हम जो है अमेरिकन गुलामी से निकल सके। मैं किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे लियाकत अली खान ने मतलब एक गलती की थी, मैं आज कहूँगा, लोग बड़ा इख्तलाफ भी करते हैं इससे, कि रशिया का दौरा कैंसिल करके जब वो अमेरिका गए थे और उसके बाद अमेरिका ने मड बीड़ जो है पेशावर में, वहाँ पे अड्डे वड्डे लेके तो उनको कत्ल करवा दिया था। ये तो एक पता है सब दुनिया को, ठीक है जी। तो उसके बाद हम आज तक एक भुट्टो का दौर था जिसमें उसने रेजिस्ट किया उसके खिलाफ, लेकिन अल्टीमेटली वो भी जाहिर है कि ही वाज हैंग्ड। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ आपको पता है। उसके बाद लोग डर गए। यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप जो आई वो बलदियाती सतह की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो डर गई, भाई हम अगर ऐसा बात करेंगे अमेरिका मरवा देगा हमें। उसके बाद आप देख लें कि वो ऐसा होता भी है, मतलब नहीं, लेकिन देखें आप दुनिया में देखें कि अमेरिका को देखें, डर के तो आपने जो डर गया वो मर गया। देखिए, होगो शावेज उसके नाक के नीचे रहता था, लेकिन वो ललकारता था उसको। तो वो जाहिर है कि आपको कीमत तो अदा करनी पड़ती है, अपनी आज़ादी की कीमत अदा करनी पड़ती है। और कौमों की जिंदगियों में जंगें भी आती हैं, मुश्किल हालात भी आते हैं, लेकिन गुलामी बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। हमें निकलना होगा। गुलाम है, यस, मतलब हम अवाम इस वक्त देखें ना, उनकी हालत इज़हार देखें, वो बेचारे क्या करें। हमारा जो भी रूरल आता है वो उनके पेरोल पे होता है। एग्जैक्टली। अभी इस वक्त जो इन्होंने बात की, बात करी ना, क्या कब तक लबीबा आपने जो इन्होंने बात की है वो बड़ी डेंजरस है। हाँ।
कि हम आज भी उनके गुलाम हैं और हम डेलीबरेटली पैसे नहीं दे रहे, कोई जेब से नहीं देने हैं शहबाज शरीफ ने या मरकजी हुकूमत ने, गवर्नमेंट फंड में से देने हैं ना। पंजाब भी चीख रहा है, KPK भी चीख रहा है और वो फाटा वाले भी चीख रहे हैं और दहशतगर्दी है कि बढ़ी जा रही है, बहुत खतरनाक। इस्लामाबाद तक तो वो आ गए, बाकी क्या रह गया। और ये मंशियात जो है इसको आप लाइटली न लें, इसकी आड़ में अच्छा इसके साथ दहशतगर्दी भी बढ़ेगी क्योंकि ये इंटरलिंक है, वहीं से होती है मंशियात। ये मामला खराब है, अल्लाह ताला बेहतर करे, इनको सोचना होगा हुक्मरानों को। इसलिए आप आज वही बात कर रहे थे ना, जो आजाद साहब भी कह रहे थे कि देखें अब क्या निकालते हैं अभी इन लोगों की, जो अभी कमेटी का इजलास होगा उसके अंदर। देखिए वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में देखिए फौज का जो रोल है एलिमिनेट करने के लिए या दहशतगर्दों से निपटने के लिए, वो तो अपना रोल अदा कर रही है, लेकिन पॉलिटिकली जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और उनको पॉलिटिकली जो है आप एम्पावर नहीं करेंगे तो आप दहशतगर्दी भी खत्म नहीं कर सकते। पंजाब परवेज इलाही मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको बहर रास लेके चलते हैं। अभी परवेज इलाही आ गए ना, ओ भाई कहाँ पे आया है? ये तो असेंबली में है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कर रहा है? यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। कैसे देखते हैं आप इसको? जो है इमरान खान साहब ने कहा कि शफाफ इलेक्शन से ही मुल्क में इस्तेकाम आएगा और इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क के बहरानों को से निकालने में किरदार अदा करना चाहिए। देखिए ये तो बात तो है, ठीक है कि तो जिस तरह की इंस्टेबिलिटी है तो इलेक्शन से स्टेबिलिटी आने का इम्कान तो है कि कम से कम ये हुआ कि एक फ्रेश मैंडेट आएगा जिसके पास वो पार्टी जो एक नया मैंडेट लेके आएगी उसके पास एक ताकत तो होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आसान है, क्योंकि एक तरफ तो हम सब ये कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को एक पॉलिटिकल जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाए, साइड में हो जाए, तो वो तो अब साइड पे हो चुके हैं। तो साइड पे जो साइड पे हो चुके हैं, देखिए कुछ हद इमरान खान ने कल अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को मिले, कुछ लोगों को मिले, उन्होंने कहा कि 3 अरकान को एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है। तो मैं तो ये समझ रहा था 187 है इनकी खुद अपने दावे के मुताबिक जिनकी मेजॉरिटी 177 PTI की है और 10 आवाम लीग के हैं। तो 187 अरकान में से अगर सिर्फ 3 अरकान को कहा गया है तो भाई मेरे हिसाब से तो मेरी न्यूट्रल ही है एस्टेब्लिशमेंट। 187 में से 3 को तो किसी इंडिविजुअल ने भी अपनी तरफ से कह दिया होगा, ये तो बहुत ही कम तादाद है। सिर्फ 3 अरकान असेंबली को अगर इमरान खान का दावा मान भी लिया जाए तो ये तो मेरे एक लिहाज से न्यूट्रल ही हुआ है। आमिर खाकवानी साहब, जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है और आपको पता है कि इस वक्त जो जंग चल रही है, मैं इसे जंग ही कहूँगा कि इख्तलाफ होता है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, लेकिन PDM और PTI के दरमियान जो इस वक्त है, और अफसोस की बात यह है कि आप अप्रैल से लेके आज तक उन्होंने जो इस्तीफे दिए उसको भी मुख्तलिफ बहानों की बिना पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और जब इनको चाहिए थे तो उन्होंने 9 या 11 जो इस्तीफे थे जो बड़े नैरो मार्जिन से PTI जीती थी वो एक्सेप्ट कर लिए। तो फिर इसमें तो आपको जाहिर है कि किसी पावर ब्रोकर का काम आएगा इसमें, अदरवाइज तो ये मामला सेटल होने वाले नहीं लग रहे हैं मुझे। आप ठीक कह रहे हैं और इसी वजह से ये मामला सेटल होने वाला नहीं लग रहा। पावर ब्रोकर भी इसमें आने को तैयार नहीं है, और असल में ना सूरत-ए-हाल ऐसी है कि अगर इलेक्शन हो तो PTI को अपनी जीत नजर आ रही है और PDM को अपनी शिकस्त नजर आ रही है।
तो जब विन विन पोजीशन हो पावर ब्रोकर, तो विन विन पोजीशन पे ही दोनों को तय कर पाता है, कर सकता है। अगर किसी की विन लूज या लूज विन पोजीशन हो ना, फिर पावर ब्रोकर के लिए रह रही, तो इलेक्शन को आने का मकसद है पीडीएम की के लिए उनको अपनी एक सियासी मौत नजर आ रही है और पीटीआई को अपनी नजर आ रही है धैर्य कामयाबी नजर आ रही है। अच्छा, पीडीएम ही चाहती है कि अगस्त में डिनोर पूरा हो और फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो। अच्छा, भी वो तो ज्यादा डिनोर बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जो मिनिमम जो कर सकते हैं वो अगस्त में पूरा करे, अक्टूबर में हो। देखिए इमरान खान, आप समझते हैं कि अगर वो टेन्योर सपोज पूरा कर लेते हैं जो अगस्त तक जाएगा, 25 अगस्त तक जाएगा ना जी, तो उसके बाद उनको कोई पॉलिटिकल गेम्स हासिल हो सकते हैं? जो मौजूदा पोजीशन है, आवाम की हालत ज़ाहिर है और मईशत की जो पोजीशन है, तो सर उनकी आपस की भी तो लड़ाइयां स्टार्ट हो गई हैं बीच में। तो सर आप ये बात तो वैसे ठीक कह रहे हैं, हालात जब ऐसे हैं वो तो मुझे लग रहा है कि इनको 2 साल ही मिल जाए, कुछ ना हो सके, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ होने से कुछ होना बेहतर होता है। इनको लग रहा है कि अगर इनको ज्यादा बजट मिल जाए और अगर रशिया से तेल मिल जाता है, अगर मिला भी तो उसमें 3-4 महीने लग जाने हैं। रशिया से तेल की सूरत में ये थोड़ा सा पेट्रोल को भी रिलीफ दे सकते हैं और कुछ बिजली का भी रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन मेरी मालूमात मुताबिक कुकिंग ऑयल में भी ये जो खुर्दनी तेल है उसमें भी कुछ ये रिलीफ देने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन आप देखें आमिर खाकवानी साहब, ये किसी मिनी बजट के बगैर 3 दिन पहले 75 रुपए बनास्पति ऑयल जो है उसको बढ़ाया, 20 रुपए इन्होंने आटा भी बढ़ाया और 20 रुपए जो शुगर है उसकी प्राइस बढ़ाई है, चीनी की। और अभी नवीज ये भी दी जा रही है कि मिनी बजट आ रहा है 280 रुपए मंडे। मैंने खुद पता किया कल, मैंने खुद पता किया कल, और आपने वो मुर्गियों के जो दाम देखे थे 500 से ऊपर चला गया। तो ये जो हालात है, अगर आपको तेल मिल भी जाता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क की हिस्ट्री है कि जो प्राइस ऊपर चली जाती है कभी आज तक वापस नहीं आई है। ये तो हमने बिल्कुल ठीक कहा जी, बल्कि आपको गोश्त तो आज 550 से ऊपर चला गया है। और वैसे ये तो मुझे लगता है अगले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने वो सोयाबीन और कैनोला की जो शिपमेंट है उसमें बहुत डिले कर दिया है। तो पोल्ट्री में तो लगता है ना 4-5 आपको मैं खबर दे देता हूँ, पोल्ट्री की फीड की बहुत बड़ी कंपनियां जो है आज 2 बंद हो गई है कल। ओहो, इसमें गाय उन्होंने बंद कर दिए। हाँ, तो चला ही नहीं सक रहे होंगे सर्कल। इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि IMF के पास ना गए तो डिफॉल्ट हो जाएंगे। बड़ा बड़ी ट्रिकी पोजीशन है। काश यहाँ पे हमारे दोनों पार्टियों के लीडर्स जो है, दोनों यानी जमात, दोनों फ्रीकैन कह लें, आप फ्रीकैन कह लें, पीडीएम और इमरान खान भी, काश इकोनॉमी को मुल्क को सामने रखते हुए कोई एक तय कर ले मामला, कोई 6-8 माह तय कर ले और इकोनॉमी के वाले से चाहे इमरान खान अपनी इनपुट भी दे दे। आमिर खाकवानी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर खाकवानी साहब, जो पोजीशन इस वक्त बॉर्डर्स की बनी हुई है उसका आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? क्योंकि हम फौज को तो नहीं ठहराते, वो तो जवान रोज और उनके ऑफिसर्स शहादतें दे रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अप्रैल के बाद, 10 अप्रैल के बाद ये हालात ग्रेजुअली खराब हुए और आज हम दोबारा से बहुत बड़ी मतलब दहशतगर्दी का शिकार हैं? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि टीटीपी के हवाले से तो अब नए साल में मजीद खतरा है काफी ज्यादा। और खतरनाक बस में चीजें ये हैं कि बलोचिस्तान से और मकरान से भी एक दो ग्रुप्स ऐसे हैं वहां पे जिन्होंने अपने आप को कहा है कि हम टीटीपी के साथ मिलेंगे। तो ये खतरा बलोचिस्तान में भी है। वही बताया ना कि ये सूरत हाल बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही संगीन है, यानी इतने संगीन है कि सिर्फ एक नहीं, इंतहाई लगाना पड़ेगा। मैं वही कह रही हूँ, सोल्यूशन भी नहीं है। अच्छा, इसी के पेश नजर जो अभी ये वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है, आपस में पॉइंट्स तो निकाल रहे कि इनके ऊपर गौर किया जाएगा, अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि अमल दरामद क्यों नहीं किया जा सकता और जल्दी करेंगे तो ही रोकथाम हो सकेगी इस दहशतगर्दी की लहर की, और कहाँ ये लैग कर रहे हैं? इसमें ऐड कर लीजिए कि फाटा को जो फंड्स देने थे, फाटा को जो आज़ाद हैसियत दी थी KPK के साथ मिलाकर, इस वफाकी हुकूमत ने वो फंड्स जारी नहीं किए। आप नहीं समझते कि ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा? अरे देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, फाटा में जो काम होने चाहिए थे वो बिल्कुल ही नहीं हुए। फेडरल हुकूमत ने भी फंड जारी नहीं किए और सूबाई हुकूमत ने भी वहाँ पे बड़ा कोताही बरती है। फाटा में बहुत सारे नहीं हुए, लेकिन TTP के हवाले से देखें, ये खतरा तो आना था। जब भी ये नेगोशिएशन खत्म होने थे ये खतरा आना था, लेकिन हमने माजी में बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन किए हैं और बहुत कामयाब किए हैं और TTP को की कमर तोड़ी है। तो इसका मतलब है कि हमारे इदारों में इतनी ताकत मौजूद है। मेरा ख्याल है ह्यूमन जो खासतौर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, उसको इनको मौसर बनाना होगा और फिर शमनार्थ वजीरिस्तान में और साउथ वजीरिस्तान में दोबारा से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। कुछ वहाँ पे कुछ मसाइल सीरियस हैं। तो मतलब मैं इस इशू को बहुत लिखता रहा हूँ, बहुत मॉनिटर करता रहा हूँ।
तो मुझे इसकी गंभीरता का बिल्कुल एहसास है। बहुत टाइम खत्म हो गया, मुझे लास्ट एक लास्ट आंसर दे दीजिए शॉर्ट सा, कि जो पोजीशन इस वक्त सिंध में और कराची में बन रही है, एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और जीडीए भी जो है एक्टिव हुई हुई है अपनी पॉलिटिकल गेम्स के लिए, हाउ डू यू सी? कराची में जो हो रहा है वो तो उससे तो लग रहा है कि जिस तरह कुछ हमारे यहाँ जो नादीदा कोर्ट होते हैं जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट बाग वक्त कह देते हैं, बाद वक्त कुछ और भी मामला होता है, वो इकट्ठे, वो इनको लगता है कुछ लोग इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि इनका आपस में कम्बिनेशन बनता नहीं है कि सारे ये मुख्तलिफ धड़े और मुख्तलिफ ग्रुप, और मुझे लगता है कि शायद अफवाह अहमद भी साथ मिल जाए। मुझे कराची में खाकवानी साहब, फिर आपकी बात की नफी हो गई ना, आप नादीदा कोतों की बात कर रहे हैं तो फिर तो कुछ फिशी तो हुआ। मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो नए चीफ साहब हैं वो बड़ी हद तक ए पॉलिटिकल है, वो चीजों को ए पॉलिटिकल कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो इन ट्रांजिशन होती हैं या चल रही होती हैं उनका कोई ना कोई एक मंतकी नतीजा निकल ही रहा होता है। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी खाकवानी साहब, हमें बड़े अच्छी बात करके जी, वो जाहिर है कि वो एक प्रोसेस चल रहा है तो उसमें से वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। इससे कबल हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जाने के पहले कि बहुत से बयानिए आए हैं और इनमें एक ये भी है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क को इस्तेकाम की हालत तक पहुंचाने के लिए इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को बहरानों से निकालने में किरदार अदा कर सकती है। इससे पहले भी हम बात करते हैं, हम चले जाते हैं परवेज़ इलाही की तरफ हम चलते हैं। बैठा दिया, इधर उधर से जिग साइड से पकड़ के जैसे फेंक दिया, तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि खिदमत का मौका मिला है और फिर वहीं से हमने शुरू किया। तो मैं ये कहना चाहूँ 1938 में ये बिल्डिंग बनी थी, असल जो बिल्डिंग थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो उस वक्त ही हमने सब ने सोचा था, जब मैं स्पीकर बना के यार जगह थोड़ी है राज साहब, उस वक्त हम सोच रहे थे सिर्फ मस्जिद बना सके। फिर जब चीफ मिनिस्टर बना तो मुझे ये बड़ी ख्वाहिश भी थी, मौका भी था, तो हम 2004 में सप्तान साहब भी सब उस वक्त मेरे साथ थे, मिनिस्टर थे माइंस एंड मिनरल्स के, तो हम सब ने यही फैसला किया कि इसको हम लेके चलते हैं और मैंने फिर संगे बुनियाद रखा। और आज ये भी खुशकिस्मती है कि आईजी साहब मौजूदा उस वक्त मेरे पीएसओ थे, ये भी मेरे साथ थे उस वक्त। तो उसके बाद फिर जब मौका आया तो मैं जब स्पीकर बना दोबारा पीटीआई की हुकूमत में, तो हम सब ने फिर दोबारा ये इरादा किया। तो बुज़दार साहब को मैंने समझाया कि ये हो जाए जल्दी जितना तो बेहतर है। तो उसमें फिर सभी ने, और यहाँ संभल साहब बैठे हैं, उस वक्त ये चेयरमैन पीएनडी थे, मैं इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की और हमें फंड्स की कमी नहीं आने दी। और सेक्रेटरी फाइनेंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर सेक्रेटरी CNW जहाँ बैठे हैं शेरदिल साहब, उनका भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपनी सारी टीम इधर बैठे हुए हैं, जो हमारी मोहतरम खातून है उसने भी बड़ी भाग दौड़ की, और कैप्टन असदुल्ला खां उस वक्त सेक्रेटरी CNW थे शुरू में, बाद में फिर तब्दील हो गए। वो 2 ख़वातीन का क्या नाम था, हाँ, एक तो जिन्होंने मैंने ना एक कंपटीशन कराया था कि इसका डिज़ाइन जो है इसको उसी तरह रखते हुए एक रेप्लिका हो और उसमें मुकाबला भी हुआ। तो जो हमारी आर्किटेक्ट थी CNW की ज़ारा, तो उसने ये मुकाबला जीता, तो आज उनको भी हमने बुलाया। और फिर NCA के प्रिंसिपल का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्टूडेंट्स का जिन्होंने ये सारा डोम जो है ये तैयार कराया, और ये आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत। और पिछले दिनों कुछ टर्किश आर्किटेक्ट आए थे इधर, और वो हम मस्जिद बना रहे हैं गुजरात में, राशिद खलाई छोटा बेटा जो है, तो वो ख़ास लेके आया था कि वहाँ जो ब्लू मॉस्क है और उस तरह की और मस्जिदें उन्हें बनाई हैं वहाँ इस्तांबुल में। तो उन्होंने आके देखा तो कहने लगे कि ये अजूबा है आपका जो उन्होंने काम किया है ना ऊपर छत का, ये वाकई अजूबा है। वो काफ़ी दिन 3 दिन रहे यहाँ, आके देखते रहे इसको कि कैसे किया उन्होंने। तो बहरहाल इसमें और
पता नहीं कोई नाम रहना चाहिए, हालांकि जिन्होंने फर्नीचर सप्लाई किया वो भी बैठे हैं, कुर्सियाँ मेरी टूट दी रही ना, हम ठीक हो जाए। तो बाकी असल बात ये है जी कि बिल्डिंग तो बन जाती हैं, बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उस बिल्डिंग के असल जो मकासद होते हैं वो कैसे पूरे होते हैं। जो इस बिल्डिंग के अंदर हमारी कानून साजी है जो सारे सूबे के लिए होगी वो मैटर करेगी। ये कुर्सियाँ, ये फर्नीचर, ये बिल्डिंग वो मैटर नहीं करेंगे। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सारा आप पीछे देख रहे हैं खत्म नबूवत के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो आपने बिल पास किया था जिसमें कि दीन की तालीम के लिए पहली से 5वीं तक नाजरा और फिर उसके बाद फिर जो है FA तक पूरा कुरान शरीफ और तर्जमा, और जब तक आप पास नहीं कर लेते तो आप कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो इसमें मैं मुराद राज साहब बैठे हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक सिविल जज जो है वो डेली जाके वो देखता है जी कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। फिर उलमा मुतहद्दा बोर्ड बनाया गया, किताबों के हवाले से लॉ पास हुआ। फिर यहाँ जो एक सबसे मैं समझता हूँ दीन के हवाले से जो अच्छा काम हुआ था उसमें हमने खत्म नबूवत एक्ट पास किया यूनिवर्सिटी का, और ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पे हम इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बड़े तारीख़ी काम होंगे। और ये हमारी जो सीरत अकेडमी है उसके अंदर मज़ीद एक अरब रखा गया है और उसको हम ये आगे लेके चलेंगे, जिसमें दुनिया की तमाम जितनी किताबें छपी हैं वो तर्जुमे के साथ भी मौजूद होंगी। और फिर आते ही हमने इसमें रेस्क्यू 1122 का जो बिल है उसको अपडेट करके पास किया। फिर एमरजेंसी के लिए चिल्ड्रन हेल्थ यूनिवर्सिटी का एक्ट पहली दफ़ा पास हुआ जिसमें कि दवाइयाँ भी मुफ्त दी जा रही हैं। फिर जो जुबली टाउन इंस्टीट्यूट है वो भी डेंटल, वो भी एक अपनी जगह बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे पुलिस के हवाले से बहुत हमने लॉज भी बनाए और प्रोसिक्यूशन सर्विस का भी काम हुआ और एक्ट पास हुए। अब हमने डिफेंडर सर्विस एक्ट एक वो भी पास हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर काम हो गया और स्पीकर साहब के पास है। और इसी इजलास में जो अभी चल रहा है इंशाल्लाह इसमें वो आ गया। तो उसमें आम आदमी जो है, गरीब आदमी, हमारा चूँकि एक महवर था, अगर तालीम है तो आम आदमी गरीब आदमी के बच्चों को, और तालीम है तो उसको मुफ्त हमने पहले मैट्रिक तक, फिर हम अब BA तक ले गए हैं। और साउथ में जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही थी उस वक्त 200 रुपया था, अब हमने 400 रुपया किया है। इसके बाद फिर उस एक्ट से ना आम आदमी गरीब आदमी लिटिगेशन में कुछ चला जाए तो उसको हर सतह पे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल जजेस के पास एक पब्लिक डिफेंडर नज़र आएगा इंशाल्लाह, वकील की शक्ल में, और वो फ्री होगा जिसने लीगल एड लेनी है। सिर्फ उसने अप्लाई करना है और उसको लीगल एड मिल जाएगी। इधर हमारे लीगल एक्सपर्ट भी बैठी है माशाल्लाह, हमारी खातून बड़ा अच्छा काम कर रही है। अभी तो वो उसका ध्यान नहीं इधर पड़ा, तो वो माशाल्लाह PTI में भी बड़ा काम किया उन्होंने। तो दूसरा जो हमारी सोच है इसको फिर सुप्रीम कोर्ट तक, फिर इनके जो पब्लिक डिफेंडर में इसका पूरा महकमा ही एक नया हमने क्रिएट किया है ताकि किसी जगह पे कोई दिक्कत ना हो। और सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर कोई केस जाता है किसी गरीब आदमी का, बेवा का, जैसे ये ज़मीनें ये जो हैं माफिया ये ले लेते हैं, तो उसको फिर पूरा एक डिफेंस मिले स्टेट की तरफ से और ओनरशिप मिले कि ये हमारा जो है जो नीडी पर्सन है उसको हम पूरी तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा और जितने भी अच्छे काम हम करेंगे वो हमारा क्रेडिट जाएगा इंशाल्लाह।
क्योंकि बिल्डिंग का तो है ही अल्लाह के फजल करम से। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमने एक मरहला तय किया है, बाकी दूसरे मराहल हमने तय करने और करते चले आ रहे हैं। उसमें भी बहुत माशाल्लाह अच्छी एक ट्रेडिशन सेट की है हमने। ट्रेडिशन हमने उस वक्त भी बड़ी अच्छी सेट की थी जब हमारा अपना दौर था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोई फॉलो नहीं करता तो वो फिर सारे सियासतदान बदनाम होते हैं। और एक तल्ख यादें हैं, उसका भी बयान करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से। कभी हाँ सिर्फ एक दफ़ा हुआ था कि एक मर्डर हुआ था वेस्टमिनिस्टर में, ब्रिटिश असम्बली में, तो वो एक बदनमा दाग बन गया था। हमारे यहाँ मर्डर तो नहीं हुआ लेकिन कम नहीं हुआ। और सारी पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे ही जो भाग गया था और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। कभी पुलिस अंदर आ ही नहीं सकती असम्बली के अंदर और इस तरह आके हमलावर नहीं हो सकती। और उसकी आड़ में जो उनके प्राइवेट कोई वर्कर थे, कोई गुंडे टाइप थे, उन्होंने आगे उद्यम मचाया। यहाँ ख़वातीन ज़ख्मी हुई, एक खातून तो बड़ी अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई, आसिया बीबी की। तो इस तरह